हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्गुमेंट प्रिंसिपल। इफ अ फंक्शन एफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी एक्सेप्ट फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड सी। तो इससे पहले वाली थ्योरम में जो हमने अज्यूम किया था, अजम्पशन सेम है। फंक्शन कैसा है? कंटूर, क्लोज कंटूर के बाउंड्री पे तो एनालिटिक है और अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं। ठीक है। एंड सपोज एफ जेड नॉट इक्वल्स टू 0 ऑन सी, और बाउंड्री पे फंक्शन 0 भी नहीं है, देन एन माइनस पी इक्वल 1/2 पाई डेल्टा सी, और लिखा हमने आर्ग्यूमेंट एफ जेड, where delta c denotes the variation in argument fz as z moves once round the closed contour c। ठीक है। तो ये डेल्टा सी जो है ये कंटूर के लिए जो लिमिट बनेगी उसको डिनोट कर रहा है। मतलब हमें इंटीग्रेशन करना होता है ना, तो कंटूर की जैसे अगर हमारे पास सर्कल होता है तो लिमिट 0 से 2 पाई हो जाती है। तो पूरे कंटूर के लिए जो वेरिएशन होगा ना, डेल्टा सी डिनोट्स द वेरिएशन इन आर्ग्यूमेंट एफ जेड। तो आर्ग्यूमेंट एफ जेड फंक्शन में जो वेरिएशन होगा, चेंज होगा कंटूर के अलोंग, उस चेंज को डेल्टा सी से डिनोट किया है। ठीक है। एन और पी मेंशन नहीं कर रखे, बट वही है, एन नंबर ऑफ जीरोस है, फंक्शन के कितने जीरोस हैं, और पी फंक्शन के नंबर ऑफ पोल्स हैं। ठीक है। तो अजम्पशन सारी पिछली थ्योरम जैसी ही है, और रिजल्ट में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तो यहाँ पे आयोटा नहीं आ रहा, और दूसरा यहाँ पे उस इंटीग्रेशन की जगह पे ये लिखा गया है। ठीक है। तो इसके प्रूफ को देख लेते हैं हम। अच्छा, उससे पहले प्रूफ जो कॉम्प्लेक्स का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था, फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने आर्ग्यूमेंट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट से हमारा क्या मतलब है उसे एक्सप्लेन किया था। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ। जैसे z, अगर ऑफ कोर्स ये जो मैं लिख रही हूँ वो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। z अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं साइड में बता देती हूँ, तो हम उसे x प्लस आयोटा y लिख देते हैं। ये तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। और अगर पोलार में बात करें तो हम इसे लिख देते हैं r e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है। यहाँ पे r जो होता है ये तो होता है मॉड्यूलस ऑफ z, और थीटा जो होता है ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। मतलब जो एंगल है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये तो आर जो है ये तो मैग्नीट्यूड को यानी कि मॉड्यूलस को डिनोट कर रहा है, और आर्ग्यूमेंट z जो है वो एंगल को डिनोट कर रहा है। जैसे कि अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन, अगर ये z है हमारा, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो होगी r यानी कि मॉड्यूलस z, और ये जो एंगल है थीटा ये होगा आर्ग्यूमेंट z। ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट एफ ऑफ जेड से हमारा मतलब है एफ ऑफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो उसका आर्ग्यूमेंट। ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम पिछले थ्योरम के प्रूफ से, जो पिछले थ्योरम का रिजल्ट था वहां से स्टार्ट करेंगे। वी नो एन माइनस पी इक्वल होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड। ठीक है। 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी, इसे हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log एफ जेड डी जेड। ठीक है। क्योंकि log एफ जेड का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड। ठीक है। अब देखो ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, तो ऑफ कोर्स हमें इंटीग्रेशन कंटूर के लिए करना था, तो कंटूर के लिए जो लिमिट है वो हमें लिखनी होगी। ठीक है। तो वो जो वेरिएशन है उसे डेल्टा सी से डिनोट करना है। तो ये बन जाएगा 1/2 पाई आयोटा डेल्टा सी log एफ जेड। ठीक है। क्योंकि डी बाई डी जेड डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो आपस में कैंसिल हो गए, मतलब log ऑफ एफ जेड आ जाएगा। तो log ऑफ एफ जेड पे कंटूर के हिसाब से लिमिट लगानी होगी ना, तो कंटूर कुछ गिवन नहीं है, इसलिए जो कंटूर के लिए लिमिट है उसे डेल्टा सी से डिनोट किया है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ये यूज़ करेंगे, तो ये बताती हूँ मैं। तो जैसे मैंने बताया एफ ऑफ जेड ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है। मोड ऑफ एफ जेड, और इसके साथ आएगा ई की पावर आयोटा
और थीटा जो है वो होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड, राइट। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे मैंने बताया था ना z इज इक्वल्स टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो r क्या है मॉडुलस ऑफ z ई की पावर आयोटा, और थीटा क्या है आर्ग्यूमेंट z, राइट। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर z नहीं है, f ऑफ z है, तो f ऑफ z का मॉडुलस और e की पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट f ऑफ z, हम इस f z को ऐसे लिख सकते हैं। तो f z की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो मैं लिख देती हूँ सिंस f ऑफ z इक्वल मॉड्यूलस f ऑफ z e की पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट f ऑफ z। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं n माइनस पी, सो इक्वल 1/2 पाई आयोटा डेल c log मोड ऑफ एफ जेड ई की पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट एफ जेड। ठीक है, अब log mn, log m प्लस log n होता है, तो log की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, तो 1/2 पाई आयोटा डेल c ये बनेगा log ऑफ एफ जेड का मॉड्यूलस है प्लस देखो ये log इस पे लगाएंगे e पे, तो आयोटा आर्ग्यूमेंट f ऑफ z आ जाएगा। ठीक है, और log e 1 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे डेल सी का मतलब है वेरिएशन अलोंग सी के अलोंग, कंटूर के अलोंग जो वेरिएशन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और लोग मोड ऑफ एफ जेड, तो सी जो है क्लोज कंटूर है, जैसे सपोज ये सी है हमारा। ठीक है, तो लोग मोड ऑफ एफ जेड, जैसे सपोज हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो इस मोड ऑफ एफ जेड मतलब एफ जेड की जो ये वाली लेंथ है इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो लोग मोड ऑफ एफ जेड की जो वैल्यू होगी वो इस स्टार्टिंग पॉइंट से बीच में मान लो चेंज भी हो रही है, लेकिन वापस एंड में यहाँ पहुँचेंगे तो वही सेम आ जाएगी। ठीक है, और क्योंकि डेल सी मतलब है कंटूर के अलोंग वेरिएशन, तो जैसे हम इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट कैसे पुट करते हैं हम एंड लिमिट माइनस स्टार्टिंग लिमिट। ठीक है, तो जहाँ से शुरू हो रहा है फंक्शन वहाँ पे लोग मोड ऑफ एफ जेड की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू पूरा रोटेशन कंप्लीट करके आके उसी पॉइंट पर सेम पॉइंट पर पहुँचेगी, तो वहाँ पर भी वही सेम वैल्यू होगी। तो जो स्टार्टिंग और एंड वाली लिमिट पॉइंट्स हैं, जब मतलब लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो जो ये है लोग ऑफ मोड ऑफ एफ जेड, इस पे जब हम डेल सी अप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर ये जो लोग मोड ऑफ एफ जेड है ये वैल्यू सेम रहेगी, और ये क्लोज कंटूर है इसलिए वेरिएशन मतलब जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं पर आके ख़त्म होगा। और हाँ, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये तो एंगल है, तो जैसे हम अगर एक ही सर्कल होता तो 0 से 2 पाई चेंज हो जाता ना, तो 2 पाई चेंज हो जाता इसमें, तो इसलिए ये वाला पार्ट 0 नहीं होगा, लेकिन ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं ख़त्म कर रहे हैं, तो उस जगह पर डिस्टेंस सेम होगी, राइट। तो सिंस सी इज़ अ क्लोज्ड कंटूर, सी क्लोज्ड कंटूर है, इसलिए डेल सी लोग मोड एफ जेड इक्वल हो जाएगा 0। तो हमारा n माइनस पी इक्वल क्या बचेगा 1/2 पाई आयोटा, आयोटा आर्ग्यूमेंट एफ ऑफ जेड, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो n माइनस पी इक्वल 1/2 पाई आर्ग्यूमेंट एफ ऑफ जेड, सॉरी डेल सी। ठीक है, क्योंकि आयोटा जो है वो तो कांस्टेंट है, इसे हम डेल सी से बाहर लिख सकते हैं। डेल सी मतलब कंटूर के अलोंग चेंज, और कंटूर के अलोंग मतलब जेड जो वेरिएबल है उसके अलोंग चेंज, तो आयोटा को हम बाहर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा डेल सी। ठीक है, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था, तो ये आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का रिजल्ट। तो अगला जो रिजल्ट हम प्रूव करने वाले हैं वो है रुशेस थ्योरम। स्टेटमेंट है इसका, सपोज एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कंटूर सी। एक सिंपल क्लोज कंटूर सी लिया है, दो फंक्शन एफ और जी है, दोनों इस कंटूर के अंदर और इसकी बाउंड्री पे एनालिटिक है। ठीक है, विद
मोड ऑफ जी जेड लेस देन मोड ऑफ एफ जेड ऑन सी। कंटूर की बाउंड्री पे जो जी फंक्शन है उसका मॉड्यूलस एफ फंक्शन के मॉड्यूलस से लेस है, स्ट्रिक्टली छोटा है, इक्वल नहीं है, लेस है। ठीक है, तो बाउंड्री पे जी का मॉड्यूलस छोटा होगा एफ के मॉड्यूलस से। ठीक है, देन तो प्रूफ क्या करना है हमें, एफ जेड प्लस जी जेड एंड एफ जेड हैव सेम नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सी। तो एफ जेड प्लस जी जेड फंक्शन जो होगा उसके जितने ज़ीरो होंगे सी के अंदर उतने ही ज़ीरो फंक्शन एफ जेड के होंगे सी के अंदर, या फिर उल्टा कह लो, फंक्शन एफ जेड के जितने ज़ीरो होंगे सी के अंदर उतने ही ज़ीरोज़ एफ जेड प्लस जी जेड के होंगे कंटूर के अंदर। ये हमें प्रूव करना है। तो ये जो रिज़ल्ट है ये हमें पोलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ निकालने में काफ़ी हेल्प करेगा। जो इसका एप्लीकेशन है वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस रिज़ल्ट को प्रूव करते हैं। तो प्रूफ देखो, हमें दे रखा है एफ जेड और जी जेड दोनों एनालिटिक है कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे। ठीक है, और दूसरा हमें दे रखा है ऑन सी, कंटूर की बाउंड्री पे मोड ऑफ एफ जेड जो है वो ग्रेटर है मोड ऑफ जी जेड से। ठीक है, और हमें ये पता है कि मॉड्यूलस जो है किसी फंक्शन का वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हो सकता है, इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल ज़ीरो। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो मोड ऑफ एफ जेड जो है वो ग्रेटर देन आएगा ज़ीरो से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंटूर की बाउंड्री पे एफ का मॉड्यूलस पॉजिटिव है, यानी कि एफ जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता ऑन सी, कंटूर की बाउंड्री पे, क्योंकि अगर एफ जेड ज़ीरो हो गया तो उसका मॉड्यूलस ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन मॉड्यूलस तो ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि एफ जेड का कोई भी ज़ीरो कंटूर की बाउंड्री पर नहीं है। देखो, यहाँ हमें ये प्रूव करना है कि एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड के सेम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है सी के अंदर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि सी की बाउंड्री पे एफ जेड का कोई ज़ीरो नहीं है। अब हम ये भी प्रूव करेंगे कि सी की बाउंड्री पे एफ जेड और जी जेड के कोई ज़ीरोज़ प्लस जी जेड के कोई ज़ीरोज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम इनसाइड की बात करेंगे। तो ये तो इतना तो हो गया कि एफ जेड का कंटूर की बाउंड्री पे कोई ज़ीरो नहीं है, राइट। अब जैसे मैंने कहा, हम ये प्रूव करेंगे कि इस फंक्शन का भी कंटूर की बाउंड्री पे कोई ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, उल्टा अज्यूम करते हैं, लेट एफ जेड प्लस जी जेड, या फिर इफ़ लिखती हूँ मैं इसे, इफ़ एफ जेड प्लस जी जेड इक्वल ज़ीरो ऑन सी। अगर बाउंड्री पे एफ जेड प्लस जी जेड ज़ीरो होता है तो क्या होगा। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो जी जेड जो है वो आएगा इक्वल माइनस एफ ऑफ जेड के, और अगर हम दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लें ऑन सी तो मोड ऑफ जी जेड इक्वल आ जाएगा मोड ऑफ एफ जेड के ऑन सी। ठीक है, बट गिवन क्या है, बट गिवन है हमें मोड ऑफ जी जेड इज स्ट्रिक्टली लेस देन मोड ऑफ एफ जेड ऑन सी। ठीक है, तो अगर हम कंटूर की बाउंड्री पे एफ जेड प्लस जी जेड को ज़ीरो मान लेते हैं तो ये जो हमारा गिवन रिजल्ट है ये डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि बाउंड्री पे दोनों के मॉड्यूलस बराबर है, पर दोनों के मॉड्यूलस बाउंड्री पे बराबर नहीं है, क्योंकि हमें दे रखा है जी का मॉड्यूलस एफ के मॉड्यूलस से लेस है बाउंड्री पे। इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज एफ जेड प्लस जी जेड इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो ऑन सी। तो कंटूर की बाउंड्री पे ना तो एफ जेड फंक्शन का कोई ज़ीरो एग्जिस्ट करता और ना ही एफ जेड प्लस जी जेड फंक्शन का ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमें प्रूव ये करना है कि दोनों के कंटूर के अंदर नंबर ऑफ ज़ीरो सेम होंगे। तो ऐसा करते हैं, लेट n1 बी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ एफ जेड इनसाइड सी। कंटूर के अंदर n1 ज़ीरोज़ है फंक्शन एफ जेड के, एंड n2 बी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ एफ जेड प्लस जी जेड इनसाइड सी। कंटूर के अंदर एफ जेड के ज़ीरोज़ हमने n1 मान लिए और एफ जेड प्लस जी जेड के ज़ीरोज़ हमने n2 मान लिए। ठीक है, तो हमें प्रूव ये करना है कि ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ सेम होंगे, यानी कि
टू प्रूव n1 इक्वल n2, हमें इन दोनों नंबर्स को बराबर प्रूव करना है, राइट। अब देखो हमें फंक्शन एफ जेड और जी जेड दोनों एनालिटिक दे रखे थे, कंटूर के अंदर भी और बाउंड्री पे। तो एफ जेड प्लस जी जेड भी एनालिटिक होगा कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे, क्योंकि दो एनालिटिक फंक्शन का सम भी एनालिटिक होता है, ठीक है। तो जब दोनों फंक्शन एफ जेड और जी जेड एनालिटिक है तो एफ जेड प्लस जी जेड भी एनालिटिक है, तो इनके कंटूर के अंदर या बाउंड्री पे इनकी कोई सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। सिंस एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड आर एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी, कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे एनालिटिक है, और साथ ही हमें ये भी पता है कि बाउंड्री पे ये ज़ीरो नहीं है। एंड एफ जेड नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, एफ जेड प्लस जी जेड नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो ऑन सी, ठीक है। तो जो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है वो यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल में हमें जिस फंक्शन पे हम आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल यूज़ करते हैं वो फंक्शन कंटूर की बाउंड्री पे एनालिटिक होना चाहिए, कंटूर के अंदर उसके पोल एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कंटूर की बाउंड्री पे नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये बाउंड्री पे नॉन ज़ीरो है और एनालिटिक है, यानी कि इसके पोल एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि पी की वैल्यू ज़ीरो है। जो हम n माइनस पी लिखते हैं ना, तो पी क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स, तो इसकी अगर कोई सिंगुलैरिटी ही नहीं है तो पी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो बाय आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल से n1 माइनस ज़ीरो होंगे पोल्स, इक्वल था 1/2 डेल सी आर्ग्यूमेंट एफ जेड, ठीक है। और अगर हम n2 लिखें तो n2 माइनस ज़ीरो इक्वल होगा 1/2 डेल सी आर्ग्यूमेंट एफ जेड प्लस जी जेड, ठीक है। ऐसा करते हैं हम n2 माइनस n1 कैलकुलेट करते हैं, n2 माइनस n1, तो 1/2 कॉमन, डेल सी भी कॉमन, ठीक है। क्या बनेगा, आर्ग्यूमेंट एफ जेड प्लस जी जेड माइनस आर्ग्यूमेंट एफ जेड, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जो है वो लॉग की तरह बिहेव करता है, ये मैंने जब इंट्रोडक्टरी इसका वीडियो था कॉम्प्लेक्स का उसमें बताया था। तो जैसे log m माइनस log n log m अपॉन n हो जाता है, उसी तरह से आर्ग्यूमेंट m माइनस आर्ग्यूमेंट n जो है वो भी आर्ग्यूमेंट m अपॉन n हो जाएगा। तो ये बन जाएगा डेल सी आर्ग्यूमेंट एफ जेड प्लस जी जेड अपॉन एफ जेड, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारा 1/2 डेल सी आर्ग्यूमेंट 1 प्लस जी जेड अपॉन एफ जेड, ये n2 माइनस n1 के बराबर है। तो देखो ऐसा करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसे लेट 1 प्लस जी जेड अपॉन एफ जेड, जेड का फंक्शन है, इसे सपोज मैं एच जेड लिखती हूँ, जेड का फंक्शन, ठीक है। या फिर इसे मैं सपोज डब्ल्यू लिख देती हूँ, हम लिखते हैं ना डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, डब्ल्यू जेड का कोई फंक्शन है, तो सपोज मैंने इसको डब्ल्यू लिख दिया, तो हमारे पास डब्ल्यू माइनस 1 क्या आएगा, जी जेड अपॉन एफ जेड, ठीक है। इसका अगर हम मोड ले लें, तो ये होगा लेस देन 1 ऑन सी, क्योंकि हमें दे रखा था मोड ऑफ एफ जेड ग्रेटर मोड ऑफ जी जेड ऑन सी, ठीक है। जो हमारा कंटूर है उसकी बाउंड्री पे एफ का मॉड्यूलस स्ट्रिक्टली ग्रेटर है जी के मॉड्यूलस से, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा रीज़न इस तरह से बन रहा है, लेस देन 1। इसको अगर हम समझें तो देखो ऐसा कुछ है, W अगर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मान के अगर हम इस रीज़न को इमेजिन करें तो सेंटर तो इसका 1 है, जैसे सपोज ये हो गया W बराबर 1, ठीक है, और रेडियस 1 है और लेस है 1 से, तो 1 से लेस यानी कि ये जो सर्कल बनेगा ना 1 रेडियस वाला,
ठीक है, इसकी बाउंड्री को कंसीडर नहीं करना है, इसके अंदर अंदर का रीज़न है ये। ओके, अब इसके अंदर अंदर के रीज़न के लिए, ये जो इसके अंदर अंदर का रीज़न आ रहा है, इसके लिए अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू बन जाएगा ना ये, क्योंकि हमने 1 प्लस जी जेड अपॉन एफ जेड को डब्ल्यू लिखा है, तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू बन जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर ओरिजिन नहीं आ रहा, क्योंकि ओरिजिन तो बाउंड्री पे और बाउंड्री हमने इंक्लूड नहीं करी है, तो ओरिजिन नहीं आ रहा। तो जैसे सपोज हमने यहाँ से शुरू किया पूरा रोटेशन कंप्लीट करना, तो जब हम रोटेशन कंप्लीट करके यहाँ आएगी तो वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे। ठीक है, तो जो चेंज है एंगल में वो नेग्लिजिबल, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। जिस पॉइंट से शुरू किया वहीं पर आ गए वापस, क्योंकि क्वाड्रेंट चेंज नहीं हो रहा। जिस क्वाड्रेंट से यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज थीटा की कोई वैल्यू है, थीटा बराबर इस क्वाड्रेंट के अंदर सपोज थीटा बराबर थीटा 1 से शुरू किया हमने, तो वापस जब घूम के इस पॉइंट पर पहुँचेंगे तो ये थीटा बराबर थीटा 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये अंदर आ जाता तब तो क्वाड्रेंट चेंज हो जाता, तो थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती। लेकिन यहाँ पे जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे वेरिएशन, वहीं पर वापस पहुँचेंगे तो वो जो चेंज होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पर वापस आ गए तो चेंज विल बी ज़ीरो। तो मतलब आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू जो है वो जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम कंटूर के अलोंग वेरिएशन, तो जब आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू की वैल्यू जहाँ पर है स्टार्टिंग में, पूरा कंटूर का जो सर्कल कंप्लीट करने के बाद, सर्कल या फिर कह लो रोटेशन कंप्लीट करने के बाद वापस आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू उसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, इसलिए चेंज जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इसे आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू यानी कि आर्ग्यूमेंट 1 प्लस जी जेड अपॉन एफ जेड। ठीक है, रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल value as z describes contour C। ठीक है, जैसे z पूरे कंटूर का रोटेशन कंप्लीट करेगा तो आर्ग्यूमेंट w की वैल्यू जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पर आके ख़त्म होगी, इसलिए जो वेरिएशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं डेल C आर्ग्यूमेंट 1 प्लस जी जेड अपॉन एफ जेड विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो जब ये ज़ीरो हो गया इसका मतलब n2 माइनस n1 बराबर आ गया ज़ीरो, यानी कि n2 बराबर आ गया n1 के, और यही हमें प्रूव करना था। यानी कि एफ जेड फंक्शन के जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने ही एफ जेड प्लस जी जेड फंक्शन के ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, ये तो रोशेस का प्रूफ। इसका एप्लीकेशन जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ आएगा, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल में या रोशेस के प्रूफ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।